हम लोग कर रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। हमने अभी तक किया कि व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, जो गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोड्यूसर इज़ रेडी टू सेल, ठीक है, इन द मार्केट, दैट इज़ क्वांटिटी सप्लाइड। स्टॉक होता है विच इज़ अवेलेबल फॉर सेल, दैट इज़ स्टॉक। फिर हमने इंडिविजुअल सप्लाई का कॉन्सेप्ट किया, हमने मार्केट सप्लाई का कॉन्सेप्ट किया, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई किया, ये हमने अभी तक कवर कर लिया, ठीक है। अब हम आगे की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई। तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या था, क्या था लॉ ऑफ डिमांड? Inverse relationship between quantity demanded and price of the commodity. आगे at a particular time and given price. आगे That is C2's price. बाकी फैक्टर्स को अगर हम अलग कर परफेक्ट। मीन्स हमने लॉ ऑफ डिमांड में कहा कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड बीइंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं दे ऑल विल रिमेन कांस्टेंट। एग्जैक्टली सेम हम यहाँ पे भी बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में। हम लॉ ऑफ सप्लाई में कहते हैं कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड इट्स प्राइस। ये पॉजिटिव रिलेशन है। पहले इतना प्राइस है तो इतना होगा, इफ प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई इंक्रीजेज, ठीक है। मुझे इसी से याद आया कि एक कॉमन मिस्टेक है जो आप लोगों के टेस्ट में चल रही है, वो ये कि आप लोग डायरेक्टली, आपसे पूछा जाता है कोई क्वेश्चन, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई पूछा गया, आपने सीधा डायग्राम बना दिया। नो, नेवर स्टार्ट योर आंसर डायरेक्टली विद डायग्राम, ठीक है। हमेशा पहले वो कॉन्सेप्ट लिखेंगे। अगर आपसे बोला गया है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल, ये नहीं कि उठा के डायग्राम बना दिया, उठा के शेड्यूल बना दिया और ख़त्म हो गया काम। बस हमारी आंखों ने उतना ही देखा और हमने उतना ही कर दिया। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 2 ही नंबर मिलेंगे। भाई पहले लॉ ऑफ सप्लाई लिखो क्या होता है, फिर उसकी एजम्पशंस लिखो क्या होती हैं। क्या एजम्पशंस है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस being ceteris paribus, being other factors remain constant. Other factors मतलब price of related goods, technology of producing goods, number of suppliers, producers in the market, ठीक है ना, preferences, tax rate, prices of factors of production, other factors of production, सब constant रहेगा and producer is rational। तो ये सब हमारा कांस्टेंट रहेगा, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। तो आपने पहले डिफाइन करना है, पहले आप डिफाइन करोगे, फिर आप एजम्पशंस लिखोगे, क्योंकि अभी तक के सारे टेस्ट में ये कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली सब कर रहे हैं। उसके बाद आप डायग्राम बनाओगे, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे और डायग्राम को प्रॉपर लेबल। अगर आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर हमारा ये प्राइस P1 है, ये P2 है, O, Q1, Q2, A, B, everything should be very particularly labeled। अगर आपका डायग्राम लेबल्ड नहीं है तो भी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। पेंसिल यूज़ करनी है, स्केल एंड पेंसिल। ऐसा नहीं है कि पेंसिल अलाउड नहीं होता, बट आप बिना स्केल बिना पेंसिल ऐसे ही रफली बना रहे हो, अरे मैं तो यहाँ पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ, आप लोग नहीं बनाओगे। अगर पेन से भी बनाना है तो फिर आपका पेन से क्या होता है, वो इंक वगैरह स्केल पे लग जाती है तो देखते हो गंदा हो जाता है, तो इट डजंट लुक नाइस। इसलिए हम कहते हैं पेंसिल से बनाओ। बात ये नहीं कि आप पेन से बना नहीं सकते हो। और फिर दूसरा, थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो पेन में तो पूरा ही काटना पड़ेगा ना, इरेज नहीं कर सकते।
ठीक है, तो आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम को एक्सप्लेन ज़रूर करना है। 3 नंबर का है तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे दो, 6 नंबर का है तो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे दो। फिर आपने स्केड्यूल भी बनाना है और ये बिल्कुल कोशिश मत करना कि यही स्केड्यूल और डायग्राम एक ही डेटा का बनाओ। आराम से डायग्राम में तुम ये लिखो, स्केड्यूल बनाओ और स्केड्यूल को भी एक्सप्लेन करना है। ये सब करना है, तब 6 नंबर मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट डायग्राम बना देते हो। अभी कॉस्ट का टेस्ट हुआ था तो उसमें डायरेक्ट डायग्राम बना दिया उठा के, वो भी गलत है काफ़ी सारे। तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से लेबल के साथ। तो लॉ ऑफ सप्लाई ने क्या कहा कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। पॉजिटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, बीइंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, फिर डायग्राम हम ये कहते हैं कि जो भी हमारा इंक्रीज या डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है वो बिल्कुल डिमांड के जैसे होगा। जैसे कि एक हमारे पास है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसे हम कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। चेंज इन सप्लाई, मूवमेंट along supply curve, मूवमेंट along supply curve जिसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। अभी हमने सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है। लॉ ऑफ सप्लाई बिल्कुल डिमांड की जैसे ही है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस बीइंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जैसे डिमांड में था ना, वैसे ही है कि सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। सारे फैक्टर्स मतलब एजम्पशंस क्या रही? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ सप्लायर्स इन द मार्केट, ठीक है, टेक्नोलॉजी, सब सेम रहेगा। तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और एक गलती जो आपने अपने टेस्ट में की थी वो ये कि आप डायरेक्ट डायग्राम बना रहे थे, वो नहीं करना। आपको प्रॉपर पहले डिफाइन करना है, डायग्राम बनाना है विद लेबल एंड देन एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं कि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व या चेंज इन सप्लाई, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू प्राइस और ये due to other factors than price। याद आया कुछ? डिमांड में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज एंड डिक्रीज कहाँ आएगा? यहाँ या यहाँ? यहाँ आएगा इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब अगर ये क्वांटिटी सप्लाइड है और ये सप्लाई कर्व है, ठीक है, तो इधर S1 पर अगर हो रहा है डाउनवर्ड, और क्या कह सकते हैं हम, राइटवर्ड। डाउनवर्ड और राइटवर्ड, तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? प्राइस में कोई चेंज नहीं है, क्या हो रहा है? इंक्रीज, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है ना, तो ये इंक्रीज।
और अगर ये ऐसे हो रहा है तो ये हो गया डिक्रीज। इसको हम और क्या कह सकते हैं, अपवर्ड और लेफ्टवर्ड। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही इधर अगर हम बात करें ये हमारा सप्लाई कर्व है, यहाँ क्या हो रहा है, ये ए पॉइंट है, ए से यहाँ मूव कर रहा है और यहाँ मूव कर रहा है। तो ए से जब बी की तरफ मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन? ए से बी एक्सपेंशन, और ये कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? तो हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेंशन एंड डाउनवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? तो ये प्राइस की वजह से हो रहा है, जबकि ये अदर फैक्टर्स देन प्राइस की वजह से हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज डिमांड। अगर तुम्हें डिमांड बहुत अच्छे से आता है तो ये बिल्कुल वैसा ही साउंड करता है, इसमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा कहीं भी। समझ में आया? चलो ये नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या होता है इलास्टिसिटी का मतलब? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया। इलास्टिसिटी का मतलब है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मीन्स हाउ क्वांटिटी सप्लाइड विल रिस्पॉन्ड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। किस तरह से हमारी सप्लाई अलग अलग तरह से बिहेव करेगी, जैसे कि इसमें भी वही 5 डिग्रीज होती हैं। कौन कौन सी 5 डिग्रीज थी, याद है? प्राइस, सोच के बोलो। 5 डिग्रीज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो थी 5। परफेक्ट, इक्वल्स टू 1, इन्फिनिटी, लेस देन 1, सॉरी तुम्हारे साथ साथ ना, हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1, इन्फिनिटी 0, लेस देन 1, है ना? ये यूनिटरी हो गई, ये 0 हो गई, मतलब इनइलास्टिक, ये परफेक्टली इलास्टिक, और ये परफेक्टली इनइलास्टिक। फिर लेस देन 1 क्या होगी, रिलेटिवली, हंस ले, रिलेटिवली दिल खोल के हंसने से तो खून बढ़ता है, अच्छी बात है। और क्या, तुझे नहीं पता था? ओ, वो देखते नहीं सुबह सुबह सामने पार्क में सारे अंकल ऐसे आओ हंसे, हा 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 ऐसे खुल के हंसते हैं। क्यों? लाफिंग थेरेपी। Whenever you are in stress, just laugh. तो अब तू इतना स्ट्रेस में, इसलिए तो इतना हंस रहा है। वो तो हर समय ही रहता है, हर समय हंसता रहता है। ये रिलेटिवली इलास्टिक हुआ कि इनइलास्टिक हुआ? इनइलास्टिक। थोड़ा आसपास वालों का सुन लेना तो भी आंसर दे दे। तेरे आसपास के सब लोगों ने इनइलास्टिक ही बोला था। कान खुले रखना, होने भी तो चाहिए। रिलेटिवली
यहाँ पे क्या हो रही है सिचुएशन, जितना भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस है उतना ही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है। यहाँ क्या हो रहा है कि नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस। यहाँ क्या हो रहा है, इन इलास्टिक चेंज इन प्राइस बट नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। कैसे, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम ऐसे आएगा, मतलब ये क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस, जितना प्राइस बढ़ा उतना ही ये बढ़ेगा, यानी कि all the rectangles will have same area. सेम एरिया। और अगर हम इसको ओरिजिन पे लेकर आएंगे तो ओरिजिन, ये हमेशा ओरिजिन को टच करेगा एट 45 डिग्री एंगल। अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इफ सप्लाई कर्व इज एक्सटेंडेड देन इट विल टच ओरिजिन एंड फॉर्म 45 डिग्री एंगल। ठीक है, समझ में आई ये बात, क्लियर हुआ? ये जो सप्लाई कर्व है ना, अगर यूनिटरी इलास्टिक है तो सप्लाई कर्व को अगर हम ओरिजिन तक एक्सटेंड करेंगे तो उस एक्सटेंशन की वजह से वो जो ओरिजिन पे एंगल बनाएगा दैट विल बी 45 डिग्री एंगल। ये जो हमने एक्सटेंड किया ना, तो ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी 45 डिग्री एंगल। ठीक है, समझ में आई ये बात? यहाँ पे परफेक्टली में क्या हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस। यहाँ क्या हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब आपकी सप्लाई चेंज होती ही जा रही है जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। ये सप्लाई कर्व है, कभी सप्लाई इतनी है कभी सप्लाई इतनी है, तो मीन्स हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समझे? और यहाँ क्या होगा, याद आ रहा है कुछ, बताओगे? इसमें क्या होगा, वर्टिकल पैरेलल टू, इसीलिए मैंने कहा था कि डिमांड वाला चैप्टर पढ़ कर आना। जो पढ़ कर आओ तो तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सेम ही चल रहा है मामला। रिलेटिवली में क्या हो रहा है, पहले परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस हमारा कुछ भी हो जाता है ना तेरे साथ, मतलब कुछ नहीं, तो स्पेक्स ही गिर गई, कैसे गिर सकती है, पहनी हुई स्पेक्स कैसे गिर सकती है? मतलब कोई कुछ भी हो जाता है तेरे साथ। इधर मुझे कहाँ से आया? पढ़ते हैं। हाँ, परसेंटेज, यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जितना भी होगा क्वांटिटी सप्लाइड उससे कम रिस्पॉन्ड करेगी ना, मतलब प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इतनी नहीं बढ़ रही है, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज हो रहा है तो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है,
बिल्कुल भी नहीं है। क्या करूं, मेरे कान इतने तेज हैं तो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्राइस था, ये सप्लाई थी, प्राइस इतना सा बढ़ा और सप्लाई में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो ये क्या होगा, स्टीपर। और अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इफ सप्लाई कर्व एक्सटेंडेड, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये टचेस एक्स एक्सिस एट पॉजिटिव साइड, यहीं पे ही टच करेगा, ये पॉजिटिव साइड पे ही टच करेगा, जबकि ये फ्लैटर होगा। और इसमें अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा फ्लैटर कर्व है और ये एक्सटेंड करके नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे टच करेगा। ठीक है, ये अभी 11th में तो बहुत ज़्यादा मतलब रेयर चांसेस हैं कि पूछा जाता है, लेकिन होता क्या है कि तुम्हें माइक्रो को बहुत ध्यान से इसके नोट्स भी संभाल के रखना सारा, क्योंकि जब 12th के बाद CUT का पेपर देते हो ना तो उसमें 11th की माइक्रो 12th की मैक्रो आती है। अभी तक तो यही है, तुम्हारे टाइम तक कुछ चेंज हो जाए तो कह नहीं सकते, बट अभी लेटेस्ट यही है, तो इसलिए तुम्हें माइक्रो को बहुत केयरफुली करना ही है। ठीक है, तो इस तरह से फ्लैटर होगा, मतलब हर बार नहीं चेंज कर देते हैं। इस बार उन्होंने ID दे दी थी तो कुछ कह नहीं सकते, तो अपना स्टैट्स नहीं आएगी, ये कंफर्म्ड है, बस माइक्रो आने के चांसेस होते हैं। और आगे और भी कंपटीशन एग्जाम में भी 12th के बाद जब देते हो ना तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स तुम्हारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की 5 डिग्रीज है। फॉर्मूला इसमें एक ही करना है, वही वाला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, या दूसरा कौन सा था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड, जो डिमांड का था। एक ही फॉर्मूला बस ये करना है जिसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। समझे बयान? समझ में आया? पक्का? तो सप्लाई का चैप्टर इतना सा ही करना है बस, हमें ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें करने को। ठीक है, चलो तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.